बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर आज देखा जाए तो आज 22 तारीख है और 22 तारीख को ये फैसला करना था कि नए चीफ जस्टिस के लिए नाम का ऐलान जो किया जाना था इंतखाब के बाद, जो 2/3 अक्सरियत के इंतखाब के बाद होना था, उसके लिए एक कमेटी जो तश्कील दी गई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा शख्सियात ने जमा होना था। ये इजलास जो था ये आज सपहर में होना था, लेकिन सपहर में इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, हामिद रज़ा साहब थे और बैरिस्टर गौहर थे, लेकिन उन तीनों की जानिब से बाइकआउट किया गया। फिर ऐलानात ये हुए कि इनको मनाने के लिए भी बातचीत हुई, उन तीनों की नशस्तें भी लगा दी गई, लेकिन उस खुसूसी कमेटी के इजलास में वो शरीक ना हुए। फिर बाद में उसका ऐलान कर दिया गया कि रात 8 बजे उस कमेटी का इजलास होगा। 8 बजे भी खबरें जो हैं वो मौसूल ना हुई कमेटी के इजलास के हवाले से। उसी वक्त पार्लियामेंट का सेशन भी जारी था। पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू जारी थी उसके अंदर बेशुमार रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि आपने जिस तरीके से ये तरमीम की है ये मुस्तकबिल में जाके आपके गले भी पड़ेगी। और फिर माजी के हवाले दिए गए। माजी में मुख्तलिफ लोगों के हवाले देते देते बात यहाँ तक पहुँची कि अगर आप इत्तफ़ाक़ राय कर लेते तो हो सकता है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन आपने इत्तफ़ाक़ राय नहीं किया, जिसकी सूरत में आप सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए आईनी तरमीम कर रहे थे। लेकिन आज के दिन जो 3 नाम भिजवाए गए जो सीनियर जजेस के तौर पर, एक प्यूनी जज के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम, और उनके बाद 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम, और उसके बाद ये इस खदशे का भी इजहार किया गया पार्लियामान के अंदर जो शेर अफजल खान मरवत ने किया कि याहिया अफरीदी साहब के ना होने की सूरत में आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी लाने के लिए कोशा हैं। ये आज शेर अफजल खान मरवत ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर बात की है। तो इस हवाले से फैसले में ताख़ीर क्यों, ताख़ीर क्या, ताख़ीर कब तक? क्योंकि क़यास आराइयाँ जो पहले थीं और पहले की जो इतलात थीं उसके मुताबिक आज की तारीख़ तक रात 12 बजे से पहले ये ऐलानात होना ज़रूरी हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ऐलानात होने हैं। 25 तारीख को रिटायरमेंट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिटायरमेंट के 3 दिन पहले बहुत सारे लोगों की आरा में ये भी है कि कल के दिन भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश मौजूद है, इसके ऊपर बात की जाएगी। और ये देखना है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात क्या होंगी और आसानियाँ कितनी होंगी, इख्तियारात में कितना इजाफा है या इख्तियारात में कितनी कमी है, और इससे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम किस हद तक मजबूत होगा, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि आज के दिन जो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना जाने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे, ये फ़ैसला किस हद तक सूदमंद या किस हद तक गलत था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आपको वैसे ये सवाल करना चाहिए था बैरिस्टर गौहर से, हामिद रज़ा साहब से, ये उनसे करना चाहिए था कि वो क्यों नहीं गए या क्या नहीं होता। लेकिन आप बतौर एक तजियाकार मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं बतौर तजियाकार के सियासी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी, मैं आपकी इजाज़त से, अगर इजाज़त दें तो मैं जवाब दे दूँ। जी इजाज़त। डर लगता है ना हमसे भी? हाँ जी, आप ही से तो डर लगता है, क्योंकि आप ही के तो फैसले होते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। आपके मतलब है कि आपकी पसंदीदा जमात के इक़्तिदार में भी कौन होगा कौन नहीं होगा, पोजीशन में भी कौन होगा कौन नहीं होगा, और चैनल किसी में या अखबार में भी कौन होगा कौन नहीं होगा। फैसले मैं नहीं कहता, आपने वही ऑडियो सुनी हुई है, मैं ऑडियो की बात नहीं कर। बात यह है कि यार सर, इस आइनी तरमीम पर ना वोट देना, इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कहना कि ये आइनी तरमीम किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं है। जब आप ये बात कहते हैं, जब आप इस पर अमल करते हैं, जब आप इस पर बाकायदा उन लोगों को नोटिस भी जारी करते हैं जिन्होंने आइनी तरमीम पर जाके वोट दिए जो आपकी पार्टी के थे या आपकी पार्टी के हमायत याफ्ता थे, उसके बाद किस हैसियत से ये उस कमेटी में बैठते जिस चीज़ को ये मानते नहीं, अगर ये चले जाते, ये मैं आपको एक बिल्कुल अखलाकी तौर पे भी कह रहा हूँ और मैं आपको असूली तौर पे भी ये बात कर रहा हूँ, एक तज्जियाती तौर पे भी बात कर रहा हूँ, अगर ये उस कमेटी में चले जाते और उस कमेटी में जाके अपनी राय देते तो इसका मतलब है इनकी जो पहले राय थी, जिस राय पर इन्होंने इख्तलाफ किया था, पहली जिस राय पर इन्होंने वोट नहीं दिया, पहली एक राय जिस पर इन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, ये अदलिया पे हमला है, जो भी इन्होंने बात की, तो फिर तो वो गलत हो जानी थी।
तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का बिल्कुल स्टैंड दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ ने अगर आईनी तरमीम पे 26 में आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया तो फिर किस तरह उसी आईनी तरमीम के तहत होने वाले फैसलों में ये पार्टी बनकर जाते? एक सवाल है ना, किस तरह जाते, क्यों जाते? आप अदलिया की बात कर रहे हैं, क्या अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद इस हुकूमत ने करवाया जो ये नई अदलिया के चुनाव में जाते? मुझे बता देना, 8 सीनियर जजेस का एक फैसला आया, 2 वज़ाख़ती नोट आए, आज के दिन तक उस पर अमल हो सका। उससे पहले साबिक चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदियाल ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा, उस पर अमल हो सका। तो अब ये जाकर उन्होंने किया चन्न चढ़ा लेना से उठे जाके, इनकी राय को मानना किसने था? पहले तो मुझे ये बता देना, इनकी राय को क्या तरजीह दी जानी थी? हाँ, ये होना था, हुकूमत को यह फ़ायदा होना था, हुकूमत के साथ इत्तेहादियों को यह फ़ायदा होना था कि जनाब देख लें, हमने पूरी हमारी ये जो कमेटी गई, ये पूरी आईनी कमेटी हो गई है, इसमें अपोजिशन के लोग भी आ गए हैं, उनकी राय अपनी थी, वोटिंग हुई, वोटिंग में जिसको नंबर ज़्यादा मिले वो उसको हमने मंजूर कर लिया। और यासर मुझे यही तो समझ नहीं आती, आप वोटिंग में चीफ जस्टिस की चॉइस के लिए वोट करवाते हैं, जिसके वोट ज्यादा, ऐसे ही है ना यासर साहब जी, आप उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होता है जिसके साथ जजेस ज्यादा है उस पर आप अमल नहीं करते। जिस फैसले को जजेस ज्यादा वोट देते हैं, जिस फैसले के हक में जजेस ज्यादा होते हैं, आप उसको अहमियत नहीं देते, और यहां पर आप कहते हैं जनाब जिसके ज्यादा होंगे आप उसको हम आगे नॉमिनेट कर देंगे। तो आप अमल करें ना, दोनों चीज़ों पे अमल करें तो फिर तो होता भी है बात। उसी बात है कि तहरीक इंसाफ का ना जाना, उनकी सियासी पोजीशन भी इस पर मजबूत होती है, उनकी अखलाकी पोजीशन भी मजबूत होती है, और इसमें हुकूमत के लिए परेशानी है। हुकूमत के लिए इससे परेशानी है कि हुकूमत क्यों उन्हें मनाने क्यों आए। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ ना, मनाने इसलिए आए कि उनको समझदार लोगों ने कहा जनाब उन्हें मना कर लेकर आएँ, किसी तरीके से उन्हें बिठाएँ, ताकि कल को अगर वो किसी पटिशन में जाएंगे, अगर वो कहेंगे जनाब आइन के फ़लाँ आर्टिकल के तहत तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी, सेनेट मुकम्मल नहीं था, फ़लाँ चीज़ मुकम्मल नहीं थी, तो ये तो आइनी तरमीम हो ही नहीं सकती थी। तो फिर उन्होंने कहा जाए जनाब ये उसी आइनी तरमीम के तहत वोट देने गए हैं चीफ जस्टिस साहब की सिलेक्शन का। तो फिर तो ख़त्म हो जाना था कि जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप उसी सिस्टम का हिस्सा भी हैं, उसी सिस्टम में रह के आप सारा उसी सिस्टम के तहत आप वोट देने भी जा रहे हैं, फिर आप तो उसको तस्लीम कर चुके, फिर तो आप उसको मान चुके, फिर तो आपने उस पर बिल्कुल 101% यकीन कर लिया। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ कि ये आज उनकी तहरीक इंसाफ की एक अखलाकी फ़तह भी है, और तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त किया। और दूसरी बात पे आ जाते हैं ज़रा, आज एक सेनेटर कासिम साहब के इस्तीफ़े के बाद, और अगर कल एक और इस्तीफ़ा आ गया और 3 दिन बाद 2 और इस्तीफ़े आ गए, ये को जो कह रहा हूँ ज़रा नोट कर लीजिएगा। नहीं, ये मफरूज़ों के ऊपर ही जी, मैं मफरूज़ों पे नहीं कह रहा, मैं खबर दे रहा हूँ। मफरूज़ों पे मैं क्यों कहूँ, मैं को रावी हूँ मैं तो बात वो करूँगा। पकड़ा कौन सा है वैसे, मुझे ये बताएं जी, ये रावी आपने पकड़ा कौन सा है वैसे? सबको पता आजकल रावी कौन है ठीक है, बात यह है कि अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं, और इस्तीफ़े उन लोगों के आते हैं जिन्होंने आइनी तरमीम में जिन्होंने वोट दिया, या जिनसे वोट लिया गया, या जिन्होंने वोट अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कह लें, तो फिर आप इसकी क्या हैसियत लेते हैं? आपने एक इस्तीफ़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली ना आज, अगर कल एक उसी जमात से एक और इस्तीफ़ा आ जाता है, फिर चले जाती है आपकी कि जनाब आप अखलाकी तौर पर तो 63 में हैं, यही आएगा ना, अखलाकी तौर पर तो आप 63 में है, और कहा जाएगा किसी जगह ये बयानात हो गए कि जनाब हमें तो वोट देना नहीं चाहते थे, हमसे ज़बरदस्ती लिया, क्या करेंगे आप? और यही मामला अगर किसी का फिर ज़मीर जाग गया, ज़मीर ही तो है ना यहाँ पे, कभी सो जाता है कभी जाग जाता है, फिर किसी का ज़मीर जाग गया, उसने कहा जनाब मैं भी नहीं सी वोट देना, तो फिर क्या करेंगे आप यासर साहब? इसलिए तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फ़ैसला किया, वो दुरुस्त सिमत के, और उनको यही करना बनता था। अगर आज वो कमेटी में चले जाते तो उनकी वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने उस दिन आइनी तरमीम के दिन बातें की थी, वो तमाम तकारीर जो बैरिस्टर गौहर से लेकर उमर अयूब तक की गई थी, और आज जो तकारीर बाकी लोगों ने की, ये सारी रायगा जाती, वो तमाम बहस रायगा जाती,
वो तमाम चीज़ें गलत साबित हो जाती। तो उनको, उनकी जगह अगर मुस्लिम लीग नून होती वो भी यही करती, अगर पीपल्स पार्टी होती वो भी यही करती, अगर MKM होती तो वो भी यही करती। जो पहला मौक़िफ़ है अगर उसको तक़वियत देनी थी तो दूसरा मौक़िफ़ भी वही रखना था। अगर पहले मौक़िफ़ को ज़ीरो करना था तो आप दूसरे मौक़िफ़ पे कर दें। आपने अपने पार्लिमानी जमात होने के नाते नाम दे दिए, ये आपका हक राइट था कि आपने मनवा लिया कि आप पार्लिमानी जमात है, जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपको रेशो भी जो दी गई, यासर मसीह वाली बात है ना, आपको जो रेशो भी दी गई वो टोटल पे दी गई ना, टोटल पे दी गई है ना। जी जी। आपको उस तरह नहीं दी गई जिस तरह बाकियों को दी गई है। तो आपने एक चीज़ मनवा ली, दूसरा आपने वहाँ पे ना जाके कहा कि जब हम इस आईनी चीज़ को मानते ही नहीं, इसको आईनी तौर पे मानते ही नहीं, या हम इसकी सपोर्ट नहीं करते, ये कह ले, तो हम किस तरह आपके साथ चले। ये तो बड़ा सिंपल सा और सीधा सा फार्मूला था, वो उस पर अमल किया और ठीक किया उन्होंने। बाकी आप कहते हैं कि रात 12 बजे तक फ़ैसला हो जाएगा, जो हुकूमती लोग कहते हैं वो कहते हैं कल तक भी टाइम है। हम तो इसी इंतज़ार में इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं कि यार फ़ैसला इसी प्रोग्राम के दौरान आ जाता है तो यार बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आता तो जनाब हम तो मुंतज़िर हैं, आप भी रात जागेंगे, हम भी जागेंगे, हम रिपोर्टर्स को तो रात ये जो आपने बल्ले बल्ले किया है, ये आपने किस ऑप्शन के ऊपर किया? दोनों ऑप्शन ठीक है। दोनों कौन? 3 ऑप्शन है सर। नहीं, 2 ही ऑप्शन होती है, तीसरी नहीं होती। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूँ 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। यहाँ मंसूर अली शाह साहब पहली ऑप्शन है, सेकंड है यहाँ फरीदी साहब। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, इन दोनों ऑप्शंस पे एक ऑप्शन होनी है, तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन होना उस पर बल्ले बल्ले ही होना। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा। कहते हैं चीफ जिस दिन चीफ होता है उस दिन वो चीफ ही होता है। चीफ हमेशा चीफ होता है। हो सकता है कि जो आज आपने लहर देखी है, जो आज आपने पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन, मैं तमाम कह रहा हूँ, मसलन जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहला खिताब किया था कराची में, याद है ना आपने जी। आज उनकी प्रेस रिलीज और उनकी तकरीब सुनी है ना आपने जी। इसी तरह जो दूसरा जहाँ पे किया था पिंडी में, उनका भी आपने सुन लिया ना, कोयटा वाला भी सुन लिया आपने। तो मुझे बताएं, जब तमाम बार एसोसिएशन इसके ख़िलाफ़ जा रही हैं, जब वो एक एहतजाज तो एक अलहदा कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, आइनी जंग भी लड़ रहे हैं, तो फिर आप किस तरह तवक्को रखते हैं? और एक कुछ 1.5-2 माह बाद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी है, और उन इलेक्शनों में भी ये सारी चीज़ें बिकती हैं, ये चीज़ें जलती हैं सर सुप्रीम कोर्ट। और मेरा ख्याल से इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में, जी बाकी बार्स के भी इलेक्शन, बाकी बार्स के भी इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इस दफ़ा है भी बलोचिस्तान की सीट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना यासर साहब, ये देखने वाली भी होती हैं, सुनने वाली भी होती हैं, नज़र भी आती हैं। और आप गौर करें ना कि कौन कौन, आज आपने मुनीर मलिक साहब की पूरी स्टेटमेंट सुनी ना जी, सारी चीज़ें सुनी, तो आपको उसके बाद अंदाज़ा लगाए कि तहरीक इंसाफ अगर चली जाती या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर चली जाती तो कल वो किस महाज पे खड़ी होती, कल वो किसके साथ खड़ी होती। आज जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम मुल्क जैम करेंगे, एहतजाज करेंगे, फलां करेंगे, वो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो पार्टी पॉलिसी कह रहे हैं ना, या वो क्या अपने बतौर वज़ीर आला कह रहे हैं, बतौर अपनी पार्टी के एक ओहदेदार वो कह रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद ये सारी चीज़ें पूरी पार्टी पे लागू होती हैं और सारी पार्टी जो है वो उसी बयानिए पे चलती है। और ये एक, आज मैं आपको एक और बता दूँ, ये जो बड़ी शोर मचाया हुआ था ना बहुत से तज्ज़ियाकारों ने, बहुत से सियासतदानों ने, कि 20 फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, 10 फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, 12 फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए। आज जब सियासी कमेटी का फैसला बैरिस्टर गौहर से लेकर हामिद रज़ा साहब तक, अली ज़फ़र साहब से लेकर बाकी लोगों ने माना है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है और वो जमात को तोड़ने में ये जो 4, 6, 8 टूटे हैं ना, ये टूटे नहीं होते। 25 तो उस वक्त भी टूट गए थे जब कप्तान था, जब कप्तान बाहिर था, तो 20-25 तो उस वक्त भी टूट गए थे। तो अब कप्तान बाहिर नहीं है, तो अगर 6, 7, 8, 10 टूट भी गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था तो आपका मज़े वाली बात बड़े फ़ख्र से कहा अब्बासी साहब ने कि मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं
उन्होंने कहा कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास तो बैग पे इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे कि हम चाहते तो कर देते। यार ये क्या जमहूरियत है? उन्होंने कहा बैग पे मौजूद थे, और आज हम उसका जिक्र ही नहीं करते क्योंकि शायद हम कर ही नहीं सकते। वो ट्वीट का आपने जिक्र ही नहीं आज किया। कौन से वाली? ट्वीट वर्सेस ट्वीट का। अच्छा, वो एक थप्पड़ की गूंज भी आजकल चल रही है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बुच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब, क्या समझते हैं कि तरमीम के बाद क्या बनेगा? आपके लिए कुछ आसानियाँ होंगी या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा? जी यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये जो अमेंडमेंट हुई है ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हुई। देखिए, बात ये है कि आप खुद देखें कि आर्टिकल 199 का जो फंडामेंटल राइट एक 1973 में एक आइन हमें मिला, और उसमें एक हमें 199 के तहत हमें एक फंडामेंटल राइट हमारा हुआ कि हमने अपनी कोई भी हमारा हक होगा उसके लिए हम अदालत में जा सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो तो सिर्फ नान नफका और तलाक और फौजदारी मुकदमात के लिए रह गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अब मुझे ये बताएं, जब बेंच को बनाएगी हुकूमत और हुकूमत ही उसको करेगी, उसको सारी उसकी मैं समझता हूँ कि उसको देखेगी और उसकी कारकर्दगी को, जिस तरह एक हवालदार और डीपीओ और एसपी की कारकर्दगी की जांच पड़ताल एसीआर लिखी जाती है, वो जब इस सतह पे हमारे जजेस आ जाएंगे तो उसमें तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है। ये इतना बड़ा इन्होंने जो काम किया है, देखिए अमेंडमेंट्स का तरीका क्या है। अमेंडमेंट्स दो तरीके से होती हैं। एक तरीका यासिर साहब ये होता है, राना साहब बैठे सीनियर एंकर पर्सन है, कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। दूसरा तरीका है कि आप कंसेंसस पैदा करें सारी जमातों के साथ। ये दोनों काम नहीं हुए। आपने कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह इन्होंने बंदों को तोड़ा, बंदों को डराया, बंदों को खरीद के इन्होंने अमेंडमेंट रात के अंधेरे में पास कर दी, और सुबह 4 बजे जरदारी साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की वाहिद जमात है वो तो 2 साल से एहतजाज में आ रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो देखें, हमने तो निकलना है और हमने एहतजाज करना है। उसकी वजह यह है कि इस अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह कर दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला हो, मेरे ख्याल में उस फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे असल ताकत लेके इन्होंने एक पैरेलल जो जुडिशियल आईनी बनाई है इसकी अदालत, उसमें इन्होंने दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज के अलावा पूरे पाकिस्तान के पास कोई चारा है। तो ये सहारतो मॉडल जो है, जो 20 साल तक इनको कहा गया है कि आप नहीं रहना है, तो मैं तो इस बात को आप देखें ना, इस बात को आप खुद देखें कि इस वक्त जो ये रात को उन्होंने जो फैसला किया है, क्या जस्टर गया पाकिस्तान का, क्या चेहरा सामने इन्होंने किया है पूरी दुनिया के सामने कि रात 2-3 बजे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, फिर हमें ये कहते हैं बड़े फख्र से कि हमने बैकअप पे रखे हुए थे। मलक साहब, इस मुल्क में जो भी होता है रात के अंधेरे में होता है, चाहे वो कोई फैसला आना हो, चाहे अदम एतमाद आनी हो, या कोई चीज़ भी हो, वो रात के अंधेरे में होता है। अब इसका मियादी हो जाना चाहिए। दिन के उजाले में तो बहुत कम चीज़ें होती हैं। अच्छा बच्चर साहब, अब एहतजाज तो इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। दूसरा, एहतजाज जब भी होता है केपी निकले तो एहतजाज होता है, बाकी तो मैं माजरत से कह रहा हूँ, बाकी तो ये पीछे एहतजाज की आप लोगों ने कॉल दी थी, तो जो लाहौर में GPO चौक में 25 या 30 या 40 या 50 लोग थे, मैं तो चूँकि मौके पे था तो नज़र आ गया था। तो क्या केपी के अलावा आपके पास कुछ है? जी राना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में अब हालात ये हैं कि केपी के में चूँकि गवर्नमेंट है, वहाँ से लोग निकलते हैं। आप पुराने सियासी आप में सूझबूझ है, आप सियासत के उतार चढ़ाव को राना साहब बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। देखें हमारे साथ इधर हालात क्या हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात को फेस कर रही है, मेरे ख्याल में जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें शायद इस किस्म के हालात हों,
या फिर 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें इस किस्म के हालात हों। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब इस वक्त भी जितना निकल रहा है और दो साल से निकल रहा है, आज के दिन नहीं निकला कि एक दिन का था, राणा साहब 2 साल से निकल रहा है। और ये जरा थोड़ा सा भी अगर इन्होंने किया कि इन्होंने कुछ इंसानियत की और लोगों के घरों में ये न घुसे, और जिस तरह ये लोगों के घरों में घुस के और इलेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव MNAs MPs को ये उठा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें इनके गले पड़ जाएंगी। मलिक अहमद खान साहब ये बताइए कि मुस्तकिल लगी हुई दफ़ा 144 में कैसे निकलेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल यासिर साहब। अब दफा 144 हमने लेनी है आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी, हमने बेबुनियाद मुकदमों से आज़ादी, हमने इन लोगों को लेके चलना है, ये सिविल सोसाइटी हमारे साथ चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि 144 एक मामूली सा काम है। ये कर क्या रहे हैं? ये 144 के पर्चे नहीं देते यासिर साहब। ये तो जो बंदा पकड़ा जाता है 9 मई में लेके चले जाते हैं, क्योंकि 9 मई के अभी चालान इन्होंने मुकम्मल नहीं किए। यानी इस मुल्क में तो अगर आप थोड़ा सा डीपली इसको करें, स्टडी करें, तो ये तो सर पता नहीं इधर हो क्या रहा है। यानी आपका कोई 9 मई का चालान मुकम्मल नहीं है। ये 144 में नहीं पकड़ते, ये उन लोगों को पकड़ते हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ते हैं और पकड़ के 9 मई में दे देते हैं। इसने जुल्म के बावजूद लोग निकल रहे हैं सर, लोग पंजाब में मुसलसल निकल रहे हैं। कभी तादाद कम हो जाती है, कभी तादाद बढ़ जाती है, बट लोग निकल रहे हैं। अच्छा, आप ये तो बता दें, आपके नोटिस पे 2 अपोजिशन लीडर हैं और थिंक टैंक में आप शामिल हैं। ये कितने और लोग पसे पर्दा थे तहरीक इंसाफ के इन 5 लोगों के अलावा जिनको गिनती पूरी ना होने पर सामने लाना था? देखिए सर, अर्ज ये है कि 5 लोग तो ये आपके सामने आ गए, बाकी लोगों के मुतल्लिक दो आ रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल होता है एक बंदा जो कि स्टेक होल्डर होता है, कंक्रीट एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। बट यही है कि 5 बंदे और भी मौजूद थे कि अगर इनका बैकअप पूरा ना होता, बैकअप में रखे हुए थे, अगर ये पूरा ना होता तो वो आ जाते। अब सर बात ये है कि इसमें इतना एक कंफ्यूजन है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे बंदों के साथ क्या हो रहा है। किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी को बहन को उठा लेते हैं, कुरैशी साहब की बहू को उन्होंने 2-3 घंटे उठा लिया। और ये देखें, अब ये नोटिस जा रहे हैं, ये पार्टी का एक फैसला होगा। जिन्होंने वोट कर दिया वो तो सामने आ गए, अब हालात पार्टी देखेगी। एक पॉलिटिकल बंदे पे इल्जाम लगाने से पहले राणा साहब कंक्रीट एविडेंस का होना जरूरी है। तो मेरा नहीं, आज सोशल मीडिया के दौर में या जिस तरह आज ये दौर चल रहा है, इसमें कोई चीज रह जाएगी। अगले हफ्ता 10 दिन में सारा पता चल जाएगा। और खान साहब का ये कैटेगोरिकली फैसला है कि जो आज नहीं खड़ा होता वो हम में से नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मलिक अहमद खान साहब, फ़र्ज़ कर लें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते, लेकिन वो आईनी बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या आपके एतराज़ात जो हैं इस तरमीम के ऊपर वैसे ही रहेंगे या उनमें कोई कमी आ जाएगी? जैसे भाई मैं एक अर्ज करूँ आपको, देखिए हमारा इतराज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वजह से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरमीम की रूह को देखें तो उसमें बेलाफाइडी है, पहली। दूसरी बात, देखिए तरमीम हुई क्यों और तरमीम क्या इस गवर्नमेंट के पास तरमीम करने का मैंडेट था? सर, ये कोई तरमीम होती है कि आप दूसरी की पार्टियों के बंदों को तोड़ लें और तरमीम कर दें? देखिए, हमारा इतराज ये नहीं है कि कौन हो, हम ये कहते हैं कि एक प्रॉपर चैनल से जो काम चल रहा था उसको इन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया, जबकि इनके पास अक्सरियत ही नहीं थी। और उसके बाद आपको पता है सर कि जब ये मुशर्रफ दौर में, उस वक्त भी दौर था इसका, डिक्टेटर का दौर था, लेकिन उस वक्त भी 9 महीने लगे थे 18th अमेंडमेंट को। और जब ये 58(2)B आया था
तो उस वक्त गैर जमाती असेंबली थी, उसमें भी कम से कम 1 साल लग गया था, 6 महीने। तो इन्होंने 2 दिन में ये सारा काम किया हमारा। देखिए इसमें तो हमें जो इतराज है, हमें इतराज ये है कि इसने जुडिशरी के पर काट दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, आईनी बेंच में चले जाएं, कोई और चला जाए, हमारे साथ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रीट किया जा रहा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो लीडर अंदर है और वो बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं, उसका सारा खानदान। अच्छा मलिक साहब, जो मुतवक्को तहरीक चलाने का आपका फैसला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब होगा? मेरे ख्याल में सर एंड अक्टूबर और नवंबर तक ये शुरू हो जाएगी। अक्टूबर तो खत्म हो रहा है। और आपको अर्ज कर सर, बस ये एंड अक्टूबर आके इसमें या नवंबर के शुरू में। सर मैं और अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, इन्होंने 2 दिन हो गए तरमीम पास कर दी है, क्या आपको क्या फील हो रहा है इस मुल्क में? कितनी खामोशी हो गई है? ये एक बहुत बड़े समुंदर का पेश खेमा है, इनको पता चल जाएगा। इन्होंने जिस तरह, जिस भोंडे अंदाज से इस आइन की शक्ल बिगाड़ी है, और आप खुद देखें कि जिसके नाना ने ये आइन बनाया था उस वक्त, जो उस वक्त उसकी गवर्नमेंट थी, उसकी वारिस पार्टी ने क्या किया। यानी आप उनको देखें, मुझे उन पे और ज्यादा रहम आ रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, या उन पे कोई एतराज़ नहीं है आपको? देखिए सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पहले हमारी एक तलखी थी, सबको पता है। वो तलखी हमारी दूर हो गई। डेफिनेटली मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस तरफ से ज्यादा तलखी थी। एक तलखी थी हमारी और ज़ातियात की हद तक थी, वो दूर हो गई। इसमें हमारी बातचीत उनके साथ होती रही। फिर खान साहब ने हमें भी बुलाया, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हमें इजाज़त नहीं दी कि आप खान साहब को नहीं मिल सकते। तो इस हद तक तो हम कहते हैं कि उनका ये किरदार के मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक तलखी ख़त्म हो गई। उसके बाद आप आ जाए इस अमेंडमेंट पे उनका क्या किरदार था। देखिए उनकी अपनी जमात है, उनकी अपने मसाइल हैं। हम जहाँ तक उनके साथ गुफ्तगू शुनीद कर सकते थे हमने की, और हमने उनको राज़ी करने की भी कोशिश की कि आप इस ना खड़े हों, लेकिन वो मशरूत तौर पे खड़े हुए। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो था, एक इसका पहला वर्जन था इसका अमेंडमेंट का, वो मैंने ख़त्म करवाया। उसमें मैंने अपनी मिलिट्री कोर्ट्स वाली डाली और 2-3 चीज़ें वो हमने डाली, लेकिन वो उनका अपना है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि हमें ये है कि हमारी उनके साथ तलखी ख़त्म हुई है। बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक़ है। उनकी एक जमात है, वो अपने फैसले करने में इंडिपेंडेंट है, लेकिन 100% डेफिनेटली आपको भी पता है वो हमारे साथ नहीं आए। 100% वो साथ में नहीं थे, लेकिन उनका किरदार काफ़ी मुस्बत रहा और तलखियाँ जो माजी की थी वो भुलाई जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देना। राना साहब, मौजूदा सूरत हाल में अब आते हैं उस नुक्ते की तरफ। पहले तो चलें, हमने गुफ्तगू शुनीद कर ली, मफरूज़ात के ऊपर बात कर ली, अब आते हैं उस बात के ऊपर के जो अंदर की चीज़ें, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है वो छोड़ दें, लेकिन ये बताएं कि कंसेंसस यानी इत्तफाक किस नाम के ऊपर हुआ है और क्यों हुआ है? जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह। मेरे पास जो इतला है, मैं जो समझता हूँ, मेरे पास जो इतला है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके नाम पे इत्तफाक है। 2 चीज़ें हुकूमत जो है ना, 2 चीज़ें बड़े गौर से कर रही है। एक तो जब सीनियर तरीन चीफ जस्टिस बना देंगे तो उन्हें एक तनकीद के सामने से बच जाएंगे, बाहर सारी निकल जाएंगी बीच में से। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा फिर आइनी तरमीम, आइनी बेंचेस, आइनी बेंचेस पे आके होगा, लेकिन उसकी शिद्दत जो है वो 100 से 30 पे आ जाएगी, उससे भी शायद कम हो। ठीक है, नहीं 30 पे आ जाएगी, इतनी कम नहीं होती, घबराए ना, तो 30 पे आ जाएगी। तो ये बड़े सोच और विचार के बाद ये चीज़ें की जा रही। मेरे पास जो इतला है और अभी सामने भी आ जाएगा, सारे लोग इसे देख भी लेंगे और सारा कुछ ये चल भी जाएगा। बहुत से लोग जो हैं, मैंने आज सुना है कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं जी फ़लाँ बन रहा है, फ़लाँ बन रहा है, फ़लाँ बन रहा है।
मैंने तो कल का जो मेरा व्लॉग था मैंने उसमें भी अपना जो दिया था कि फाइनल है सैयद मंसूर अली शाह साहब। अब चीज़ बड़ी देखने वाली है ना, अब किस तरीके से अगर हुकूमत इस आइनी तरमीम को लाने के बाद तीसरे नंबर पे किसी शख्स को रख लेती है कि ये चीफ जस्टिस होगा, तो फिर एक बात वाज़े तौर पे बाहर जाएगी कि जनाब ये की ही इसलिए। अब हुकूमत जो है वो अगर तो पागलपन होगा अगर इस पे अमल करेगी, पागलपन होगा, और अगर हुकूमत समझदारी करेगी, अगर हुकूमत को ये समझदारी करनी होगी तो वो मंसूर अली शाह साहब को पेश करेगी। हमें ज्वाइन कर लिया GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबान, तो आप क्या हाल है जी ज़ाहिरा साहब, आप ठीक हैं, खैरोफियत से हैं? आपको 26वीं तरमीम आइनी तरमीम जो है वो मुबारक हो जी। इससे क्या क्या तब्दीलियां आएंगी? इसमें बड़ा कुछ तब्दील होगा, हम यही आपसे पूछना चाहते हैं ना, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आइनी तरमीम आ गई, इससे क्या क्या तब्दीली आएगी? आप सियासतदान हैं ना, देखें अब तो सारा कुछ आप सियासतदानों के हाथ में आ गया है। हम सहाफ़ियों ने तो आपकी बात करनी है, आप तकर्री भी आपने करनी है, आपने लोगों की रिपोर्ट भी बनानी है, यानी वो DIG वाला इख्तियार भी आपके पास है कि किस SHO को तरक्की देने के लिए उसकी जो रिपोर्ट है वो ठीक करनी है, किस SP को क्या करना, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। आपको ये मुबारक भी हो, और आप बताएं इससे क्या मुल्क में खुशहाली आ रही है? हमें वही, मैं तो खुद सवाल पूछ रही हूँ इससे क्या होगा, मुझे बताएं क्या उसे क्या कहते हैं, जो खतरे गुर्बत के नीचे लोग हैं उनकी जिंदगियों में कोई बदलाव आएगा? राना साहब मुझे एक बात बताएं, जो ये सारे पार्लियामेंटेरियन मिलकर एक निगरान वजीर आजम लगाने का इख्तियार नहीं रखते, वो जज लगाएंगे क्या? उनकी इतनी वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी मौजूद है असेंबली में बैठे हुए सियासतदानों की कि जो वो अपनी मर्जी से ये सारे काम कर सकें? ये हर दौर में जो होता है, और अभी आप देख लें कि इस पार्लियामेंट की, इस पाकिस्तान की, यहाँ की आवाम की, तमाम की बदनसीबी देखें कि आपके सामने लोग आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अगवा किया गया, उनके बच्चों पे जुल्म हुआ, और जो पार्टी लीडरान है अख्तर मेंगल साहब वो खुद आके बता रहे हैं सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद भी कोई एक दूसरे को मुबारक देनी बनती है। फिर यहाँ पर आके हम वो बनते हैं कि ताकतवर लोगों की बात भी करते हैं, मगर हंसी मुझे आती है कि कोई नाम या कोई खुल के तनकीद भी नहीं कर सकता। अरे भाई इसमें इनका क्या, ये जो सारी पार्टीज मिलके वो कर रही थी कि एक कह रहे कि आईनी तरमीम होगी, एक कह रहे आईनी तरमीम नहीं होगी, और अब मुझे सियासतदान फायदा बता दे, जब उनके ऊपर बर्फ गिरनी होती है तो वो गिरनी होती है, वो फिर कोई सगा और अपना पराया नहीं देखती। जब रात को अदालतें खुलनी होंगी वो खुलेंगी, उसमें से कोई भी कुछ भी निकालना होगा वो निकलेगा। बाकी ये कि किसी भी इदारे को सुप्रीम नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगी। जब एक चीज सुप्रीम होती है तो जो ताकत का जो एक तवाजुन होता है वो तवाजुन बिगड़ जाता है। तो अब पार्लियामेंट सुप्रीम, जिनको अपने हलकों पे, जिनको अपनी किसी चीज पे इख्तियार ही ना हो, कि जो वहां पर अगर आप आंख के तारे हुए या तुम्हारी गल हुई या आपने बात नहीं मानी, अब मेरा प्रोग्राम मत काटिएगा। मुझे लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी का इस आईनी तरमीम में कोई बयान, अरे भाई सबसे बड़ा और सबसे पहला बयान तो हमारा ही था कि जिस वक्त हमारे पास कोई पैगाम्बर लेकर आया था कि अगर इस GDA को तोड़ दिया जाए और जरदारी साहब की पार्टी के साथ मिल जाए तो आपके नाम के आगे सीटें, ये ऑन रिकॉर्ड पीर साहब का बयान है, ये मैं खुद से नहीं कह रही, तो आपको सीटें मिलेंगी वरना आपके सामने 0 है। हमने तो उस वक्त मना कर दिया। तो जब हमारे पास अपने सूबे में अपने लोगों के वोटों का ही हम हक ना जता सकें कि वो काउंटिंग कहीं और हो, वहां पर ये पार्लियामेंटेरियन खुश हो रहे हैं कि ये इख्तियार और पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई है। पार्लियामेंट की जो भूल भुलैयों में जो छुपे ऑफिस में लोग बैठे हुए होते हैं वो सुप्रीम हुए, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हुई। वो अभी साहिरा बानो साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमने बाकायदा तौर पे इस तरमीम के तनाजुर में वोट को इज्जत दे दी है। क्या खुदा करिए, जो पिछले 2 साल से आप जिस चीज को इज्जत दे रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है, और अभी भी अगर आप ये बात कर रहे हैं, किसको इज्जत दे रहे हैं ये? जी हमें नहीं पता ना, हम बड़े सीधे से लोग हैं, दोनों बैठे हुए हैं, किसको इज्जत दे रहे हैं ये?
देखिए किसको इज्जत दे रहे हैं, जिस छत्र छाया में बैठे हुए हैं वो उस तमाम बयानिया को इज्जत दे रहे हैं। वो अब इनको पता चल गया है कि अब हम लोग जो अवाम में दोनों पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मैं तो ग्राउंड रियलिटी आप मुझसे पूछे ना, ये तो जाहिर है अब उन्होंने चैनल्स खरीद लिए पूरे के पूरे, वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। तो जब उनको पता है कि अब अगर अवाम के हाथ में ये सब कुछ आ गया तो सर्वाइवल नहीं है। इसलिए अब आप मुझे एक बात बताएं, बिलावल साहब ने क्या कहा, ओ बाप को तो हम भूल गए, बाप के बगैर तो ये तरमीम हो ही नहीं सकती थी। और आज तो फैसल वो बाप पार्टी है बलोचिस्तान की। जी जी, ओ हाँ जी, और तुसी तो मैंने रोटी नु चोची कहते हो तुसी। नहीं तो और आज तो वाडा साहब ने भी ख्वाजा आसिफ को कह दिया कि भाई ये बाप बार बार बाप बदलते हैं और पता नहीं क्या और दूसरे अल्फाज थे, क्योंकि फैसल वाडा की पार्टी तो आपको पता है वो पार्टी है सबसे सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। उनको तो वोट ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हुए। किनको? फैसल वावडा साहब को या काकड़ साहब को? जी, बड़ी मोहब्बत थी पीपल्स पार्टी को फैसल वाडा साहब से, इसलिए उन्होंने वोट दिए। उन्होंने बरमला बोला है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बयानात तो आपको माशाल्लाह याददाश्त तेज होगी आपकी, और ज़ाहिर साहबियों के पास सारे पुराने सब ये इस किस्म की रिकॉर्ड और FIR होती हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है। अच्छा साहिरा साहबा, आपने एक प्रोग्राम में हमारे पेशन गोई की थी कि जरदारी साहब ने लोगों को रोका हुआ है कि इलेक्शन हो रहे हैं और दिसंबर तक कोई खबर आ रही है। अब भी वही सूरत हाल है या अब सब शांति है? ये शांति तो नहीं, देखिए ना कि जिस तरीके से दायरा है इनका तो कोई आईनी उसका मतलब जिस तरीके से आपने इन सबका किरदार देखा इसमें, तो उसमें यही था कि अब आपने पूछा था छोटी बहन पसंद आई, फिर पुप्पो की बेटी पसंद आई, फिर मैंने आपको बोला था कि जो मौलवी हैं वो निकाह के लिए राजी नहीं हो रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही हैं। तो देखिए इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, तो कुछ नहीं हो सकती है। तो देखिए सारी नहीं, आपने कहा है 4 शादियों की इजाजत है, तो अभी एक हुई है, इसका मतलब है कि 3 और होनी है। नहीं नहीं, ये बताइए कि उसके लिए पहली को छोड़ना है या पहली भी साथ में ही रहेगी, और अगर साथ रहेगी तो वो कैसे रहेगी फिर इस सेटअप में? तो वो मसला ये है कि पहली को खानदान वाले तो पसंद करते ही नहीं है, वो आ गई कि हाँ बस ठीक है, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारे लोग भी खुश होंगे, और जाहिर है ये सारा कुछ हुआ भी यही था। अब आप देखें ना थ्रू आउट, आप देखिए बड़ा किरदार रहा है पीपल्स पार्टी का इन सारी चीजों में। और तो अगली शादी सिंध में हो रही है। देखिए मेरे ख्याल में इसलिए कि जहेज में तो सिंध दे दिया। आपने अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं देखे, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर हमारा बेदारी मार्च हुआ है, वो किसी चैनल ने दिखाया। आप तासुब पसंदी देखें आप, जो यहाँ पर सिंधु दरिया के ऊपर चोलिस्तान केनाल बनेगा। राणा साहब आप ही के प्रोग्राम में कहा था, और ये पीर साहब ने हमें इंकशाफ किया था इलेक्शन के दिनों में कि भैया सौदा हो चुका है। सौदा किस पर हुआ है? हम तो सारे पूरा सिंध बेच दिया, पता चला कि दरिया सिंध का सौदा हुआ है। जो चोलिस्तान में हमने पता नहीं कितने हजारों एकड़ जमीन ली है ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के थ्रू, हमने अब उसको किससे सैराब करना है, वो हमारा पानी ही जाएगा। तो ये तो पूरा यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो सिंध के लोग हैं वो अपने इस बड़ा मतलब इसको वो करते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि अब पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि हर दफा सिंध कार्ड तो लेकर आ जाती है। ये तो बका का मसला है। ये तो वो कहते हैं ना कि कैसे आप हमारा, एक तो हम वैसे भी जिसको सिंधी में पुछड़ी कहते हैं या आप टेल बोल दें, टेल वाले हम लोग हैं, हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। तो ये जहेज में दिया जा चुका है। ये तो अभी सैयद जैन शाह और सब इन लोगों ने एहतजाज और पिटिशन वगैरह की, तो जो बॉक्स पे 6000 एकड़ जमीन दी गई थी हाउसिंग स्कीम के लिए, वो वापस ले लिया गया। तो अभी पता चलेगा कि भाई और क्या क्या इन्होंने जहेज में मांगा, हमसे पूछा भी नहीं और दे दिया। बंदा पूछे तो सही ना, कैसे आप दे सकते हैं? हमने जो पूछी है बात, इसने बस टाइम चूंकि खत्म होने वाला है, दुल्हन कहाँ से आ रही है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ दूसरी शादी के लिए। 1 लाइनर बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला। देखिए अभी तो जो भी इरादा है वही बात है कि यहाँ पर सिंधी की तरफ चक्कर लग रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं कि मतलब एक पे क्या किया, अब थोड़ा करते चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो मुखड़ा दिखाई जो है वो सिर्फ सिंध में ही हो रही है, अभी बातचीत चल रही है, देखें ये किस अंजाम को पहुंचती है। जहेज दे दिया है हमने, जहेज दे दिया है। अब ये
वो होगा, अच्छी बात नहीं होगी कि आप बात करके आप मुकर गए। बात करके मुकर, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक। बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।